हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आज फाइनेंस रूल का एक नया टॉपिक सीधे सिलेबस से है आपके, दैट इज बजट। तो बजट के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना आगे भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को और कलीग को साथ में शेयर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बजट रिव्यूज कंडक्टेड ऑन रेलवेज आर। तो यहाँ पे बजट रिव्यूज की बात की जा रही है, किस तरह के बजट रिव्यूज को कंडक्ट किया जाता है इन द रेलवे। वन इज अगस्त रिव्यू, another is a revised estimate and budget estimate, that is RE and BE, and final modification estimate। तो ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो बेसिकली दो तरह का रिव्यू होता है, बजट रिव्यू होता है। वन इज द रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट, और फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, सस्पेंस ग्रांट ऑफ रेलवेज इंक्लूड स्टोर सस्पेंस, मैन्युफैक्चर सस्पेंस, मिसलिनियस एडवांस, दैट इज कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा, सस्पेंस ग्रांट ऑफ रेलवेज इंक्लूड स्टोर सस्पेंस, मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस एंड मिसलिनियस एडवांसेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट एन इज यूज्ड फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट एन का यूज जो है किस लिए होता है? रेवेन्यू सस्पेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अप्रोप्रिएशन टू फंड्स, स्टाफ वेलफेयर। तो एब्स्ट्रैक्ट एन इज यूज्ड फॉर रेवेन्यू सस्पेंस, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लीव इनकैशमेंट टू सर्विंग रेलवे सर्वेंट्स इज बुक्ड टू विच प्राइमरी यूनिट। तो यहाँ लीव इनकैशमेंट की बात की जा रही है, दैट इज प्राइमरी यूनिट सेकंड, प्राइमरी यूनिट 25, प्राइमरी यूनिट 20 एंड प्राइमरी यूनिट 12। तो लीव जो हमारा प्राइमरी यूनिट है बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली एक्सपेंडिचर के पीछे। तो यहाँ प्राइमरी यूनिट सेकंड जो होता है बेसिकली वह डियरनेस अलाउंस को बताता है। प्राइमरी यूनिट 25 के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। प्राइमरी यूनिट 20 जो होता है उसके अंदर लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस होता है, और प्राइमरी यूनिट 12 जो होता है बेसिकली वह नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्राइमरी यूनिट 20, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राइमरी यूनिट सेकंड दैट इज फॉर डियरनेस अलाउंस, प्राइमरी यूनिट 25 दैट इज फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और प्राइमरी यूनिट 12 दैट इज फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस, एनडीए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इंटर रेलवेज फाइनेंशियल एडजस्टमेंट चार्जेस ऑफ रोलिंग स्टॉक आर बुक्ड टू विच एब्स्ट्रैक्ट एंड सबहेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला जा रहा है कि इंटर रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो होता है फॉर चार्जेस ऑफ रोलिंग स्टॉक्स आर बुक, किस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर और किस सबहेड के अंदर उसको बुक किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट जी 740, एब्स्ट्रैक्ट जी 750, एब्स्ट्रैक्ट एच 950 एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इंटर रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रोलिंग स्टॉक का जो होता है IRFA, ठीक है। जैसे एक रोलिंग स्टॉक जो है तो किसी दूसरे रेलवेज के अंदर जाता है, तो उस केस में जो उसका अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग होगा वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, और वह किस हेड के तहत और किस एब्स्ट्रैक्ट के तहत जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एब्स्ट्रैक्ट जी 750। तो एब्स्ट्रैक्ट जी होगा इसका रियल एब्स्ट्रैक्ट, एंड जो इसका सब हेड होगा दैट विल बी 750 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, अच्छी नेचर का क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे। एक्सपेंडिचर अंडर रेवेन्यू प्राइमरी यूनिट्स 1 to 16 आर जनरली कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्राइमरी यूनिट्स 1 से लेके 16 तक का जो एक्सपेंडिचर है अंडर रेवेन्यू हेड, अंडर रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता होगा दैट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर, लाइक जैसे आप रेलवे एम्प्लॉयज है कोई तो उसको वेज देते हैं या डियरनेस अलाउंस देते हैं, ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट करेंगे। तो इस केस में जो प्राइमरी यूनिट फर्स्ट टू प्राइमरी यूनिट 16 तक का एक्सपेंडिचर है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर, स्टाफ एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, स्टोर्स एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज द स्टाफ एक्सपेंडिचर, स्टाफ एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। PU1 के तहत जैसे आपका सैलरी एंड वेजेस है, ठीक है, तो PU1 पहला ही है। नेक्स्ट है, अभी हमने बात करी PU2 के बारे में, तो PU2 बेसिकली डियरनेस अलाउंस की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पिक करेक्ट ऑर्डर इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन फॉर वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा अभी। इसको आप देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पूछा जा रहा है सोर्स, सब हेड, प्लान हेड, प्राइमरी यूनिट, प्लान हेड, सोर्स, सब हेड, प्राइमरी यूनिट, प्लान हेड, सब हेड, सोर्स, प्राइमरी यूनिट, सोर्स, प्लान हेड, सब हेड और प्राइमरी यूनिट। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो होता है वह उसमें सबसे पहले सोर्स आता है, फिर प्लान हेड आता है, फिर सब हेड आता है, फिर प्राइमरी यूनिट आता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड पहले आएगा, फिर वह किस प्लान हेड को बिलोंग करता है वो आएगा, फिर उसका सब हेड आएगा और फिर प्राइमरी यूनिट के बारे में बात होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर मीटिंग अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, दिस फंड इज केप्ट एट अ डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह कौन सा एक्सपेंडिचर या कौन सा फंड है? फंड के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 तरह के फंड होते हैं। 3 तरह के फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करता है, दैट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, थोड़ा डिटेल में मैंने उसको बताया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर को लेके है, तो अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड है दैट इज द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दैट इज व्हाट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है बेसिकली उसके विड्रॉल के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना होता है। और फिर उसको जब जैसे कोई आपदा या कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, तो इस केस में या कोई आपातकालीन स्थिति आ गई इमरजेंसी वाली कंडीशन में, तो वहां से जो है तो उस फंड को निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको जो है तो एक टाइम लिमिट बाद उसको फिर से पुनः उसको देना होता है, वापस जमा करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। पेमेंट्स अंडर एनपीएस आर नाउ बुक टू विच एब्स्ट्रैक्ट एंड सबहेड, वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीएस एक ज्वलंत मुद्दा है, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो पेमेंट्स अंडर एनपीएस आर नाउ बुक टू विच एब्स्ट्रैक्ट एंड सबहेड। तो L650 एन, यहाँ पे L जो है, LNM जो है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे 650 है, सबहेड है, ठीक है। 650, 130, 110, नन ऑफ दीज। तो पेमेंट्स अंडर एनपीएस के बारे में बात की जा रही है, यह किस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट L650। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट L और सबहेड 650 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑफ लेफ्ट ओवर वर्क्स, ठीक है। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है, यानी ये रीअप्रोप्रिएशन मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे भी करेक्ट वर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑफ लेफ्ट ओवर वर्क्स, जो बाकी बचा हुआ कुछ काम है तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा, टू अ वर्क नॉट अपीयरिंग इन द लॉ बुक,
जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क के अंदर नहीं आया है, तो इस केस में is within the power of railway board is to be revived first and then only sanctioned by GM is within the power of GM, sorry powder लिख दिया, sorry power, it will be a power of GM is within the powers of DRM. Okay, so reappropriation of funds for booking expenditure of leftover works to a work not appearing in the law book, जो लॉ बुक के अंदर नहीं आया है, that should be a revived first and then only sanctioned by GM. तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन ऑन एवरेज है. आप इसको 2 टाइम स्पीड से देख सकते हैं, तो बहुत जल्दी आप वीडियोस को कंप्लीट कर पाएंगे और एक बार आप पूरे वीडियोस को आसानी से जल्दी देख पाएंगे. विच आर द फॉलोइंग इज आर इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन. तो यहाँ पे इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि कौन सा इरेगुलर होगा, दैट इज अनियमित है. रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एज अ होल विद द इंटेंशन ऑफ रीस्टोरिंग लेटर, मतलब पूरा फंड ही आपने जो है तो रीअप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है, कि बाद में फिर उसको जो है तो रिस्टोर कर देंगे. दूसरा है सेफ्टी फंड्स टू कैपिटल. सेफ्टी फंड और कैपिटल फंड के बीच में यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन हो गया. रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम PU27 टू PU28, प्राइमरी 27 और प्राइमरी यूनिट 28 के बीच में यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन किया आपने. तो कौन सा इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होगा, इसके बारे में बात की जा रही है. 1 2 3 दिया हुआ है. 1 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. तो यहाँ पे कौन सा इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इट इज अ that a reappropriation of funds as a whole with the intention of restoring later is a irregular reappropriation. Safety fund to capital fund is also a irregular reappropriation. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे. An items of works connected with the main work can be added to estimate through. तो इस केस में रिवाइज एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कंप्लीशन एस्टिमेट. तो आइटम ऑफ वर्क कनेक्टेड विद द मेन वर्क, तो ऐसा वर्क जो है जो कि मेन वर्क से कनेक्टेड है, इस केस में जो एस्टिमेट प्रिपेयर होगा दैट विल बी अ, इसको हम मेन वर्क से ऐड करेंगे, दैट विल बी थ्रू अ रिवाइज एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और कंप्लीशन एस्टिमेट. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अ डिटेल्ड एस्टिमेट, सॉरी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सॉरी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स के थ्रू जो है तो हम इसको मेन वर्क से ऐड कर पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल. पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन थ्रू. तो पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी टेस्ट, ROR, फाइनल जस्टिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो जो पोस्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल है वह पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए. प्रोडक्टिविटी टेस्ट होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, फाइनल जस्टिफिकेशन होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी अ प्रोडक्टिविटी टेस्ट. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है. दैट इज 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ सिंगल टेंडर, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ऑल ऑफ द अबव. तो 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम जो है बेसिकली दैट इज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ ओपन टेंडर. तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा. 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम को जो है तो इन केस ऑफ सिंगल टेंडर ही और इन केस ऑफ ओपन टेंडर अडॉप्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे. प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल्ड इज नेसेसरी फॉर. तो टेंडर का जो प्री वेटिंग होता है दैट इज टेंडर इज नेसेसरी फॉर वर्क्स वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट हैज नॉट येट प्रिपेयर्ड, वर्क्स ऑफ अर्जेंट नेचर, PB आइटम्स, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ प्री वेटिंग ऑफ टेंडर की बात की जा रही है. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वर्क्स वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट्स हैज नॉट येट प्रिपेयर्ड.
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लमसम प्रोविजन इन द पिंक बुक कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्क्स कॉस्टिंग अप टू 2.5 करोड़ इज कॉल्ड। तो पिंक बुक के अंदर जो लमसम प्रोविजन होता है, ठीक है, जिसका जो कॉस्ट है वह अप टू 2.5 करोड़ है, तो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्क्स के लिए होता है। उस वर्क्स का नाम क्या है, या उस किस तरह का वर्क्स होता है, किस नेचर का वर्क्स होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अप टू 2.5 करोड़ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये पिंक बुक के अंदर होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिंक बुक आइटम्स बोलेंगे, अम्ब्रेला वर्क्स बोलेंगे, लमसम वर्क्स बोलेंगे, नन ऑफ द वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अप टू 2.5 करोड़ के लिए, दैट इज अम्ब्रेला वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टेंडर्स कैन बी डन विथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें भी स्टार्ट मार्क कर लीजिए कि रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टेंडर्स कैन बी डन विद द PFA's concurrence and GM approval, FA and G concurrence and AGM approval, senior DFM concurrence and DRM approval of tender inviting authority, and associate finance concurrence and approval of tender inviting authority। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है टेंडर के अंदर, दैट विल डन विद द PFA's concurrence and GM's approval। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनका कंकरेंस चाहिए और जीएम का अप्रूवल चाहिए इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्जेस लेवीड टू कवर, बेसिकली हमने इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं काफी ये सभी इंपॉर्टेंट नेचर की क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी के साथ है। तो चार्जेस लेवीड टू कवर cost of TNP, that tools and plant and establishment supervision in deposit works estimates are called, that is called D&G charges, that is departmental charges। so option number B is right answer होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, that is ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GCC से। that is variation beyond 150% of contract value requires the sanction of। तो यहाँ पे वेरिएशन जो हो रहा है वह बियॉन्ड 150% हो रहा है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इस केस में जो सैंक्शन ऑफ व्हाट रेलवे बोर्ड, जीएम, पीएचओडी, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, किसके अथॉरिटी पर होगा ये। तो इस वेरिएशन बियॉन्ड 150% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिक्वायर्स द सैंक्शन ऑफ जीएम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पे। अप्रूवल पावर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर रेस्ट विद। The approval power for appointment of arbitrator rests with the AGM, GM, PHOD, all of the above. So it will be a approval power of arbitrator जो होगा, appointment of arbitrator will lies with the AGM, GM and PHOD. So all of the above इसका right answer होगा। Next है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी AMC जो है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसकी हेल्प से ऑल ओवर इंडियन रेलवे में बहुत सारा वर्क कंप्लीट किया जा रहा है, लाइक मेंटेनेंस वर्क्स। सो AMC विथ OEM और अथराइज्ड डीलर कैन बी अप्रूव्ड बाय DRM, GM, AGM और PHOD, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ T&P वर्थ ₹10 लाख कैन बी चार्जेस टू। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे टीएनपी आइटम्स जो हैं, बेसिकली आप टीएनपी आइटम्स की डेफिनेशन, टीएनपी क्या होता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टूल एंड प्लांट और एमएनपी दैट इज मशीन एंड प्लांट में क्या डिफरेंस है, प्लीज कमेंट।
कॉस्ट ऑफ द TNP वर्थ ₹10 लाख कैन बी चार्जेस टू। तो इसको कहाँ से चार्ज किया जाएगा, इस क्वेश्चन को भी काफी इंपॉर्टेंस आप दीजिएगा। दैट इज कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड, दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और रेवेन्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। GM कैन सैंक्शन एयर ट्रेवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफिसर और स्टाफ। JAG, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सीनियर सुपरवाइजर। तो GM कैन सैंक्शन एयर ट्रेवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट GM कैन सैंक्शन एयर ट्रेवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफिसर और स्टाफ। तो बेसिकली अगर हम GM पावर्स की बात करें यहाँ पे, तो द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटी। अभी जो अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें क्रिएशन ऑफ परमानेंट टेम्परेरी और वर्क चार्ज पोस्ट के लिए, तो GM की पावर नील हो गई है। इस केस में अगर एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ गेजेटेड ऑफिसर है, तो इस केस में भी GM की पावर नहीं होती। ठीक है, रेलवे बोर्ड के पास पावर होती है। डेपुटेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट आउट ऑफ इंडिया, इस केस में भी। तो GM कैन सैंक्शन एयर ट्रेवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफिसर। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द कैश इक्विवेलेंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव इज कैलकुलेटेड ऑन द पे एंड डियरनेस अलाउंस एज ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग द पास, अवेलिंग लीव, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अवेलिंग द पास। तो जिस डेट को आपने पास अवेल किया है, ठीक है, तो उस डेट से यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट को माना जाएगा यहाँ पे। तो कैश इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। वैगन टर्न अराउंड मीन्स, wagon turnaround means average time taken for loading of wagons, average time taken for unloading of wagons, average time taken for movement of wagon from originating to destination, average time taken by the wagon from loading to its subsequent loading। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे भी स्टार मार्क कर लीजिए आप। So average time taken by the wagon from loading to its subsequent loading, दैट इज कॉल्ड वैगन टर्न अराउंड। कि मतलब कोई भी वैगन रेक है वो एक बार लोड होके अनलोड हो गया और वह नेक्स्ट लोडिंग के लिए कब उपलब्ध हो पाता है, तो दैट टाइम विल बी कॉल्ड व्हाट वैगन टर्न अराउंड। तो इस तरह से हमने टोटल 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करा, दैट इन लेस देन 24 मिनट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी की तैयारी बेहतर से बेहतर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी।